एवरीवन, वेलकम टू न्यूज बुलेटिन बाय एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। आज की न्यूज में मैं सबसे बेहद जरूरी न्यूज कवर करने जा रही हूँ। इट इज रिलेटेड विद द फार्म बिल्स। आज मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि 3 फार्म बिल को वापस लिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड न्यूज क्या है, ये फार्म बिल क्या है जिन्हें मोदी सरकार ने वापस लिया गया है, आज हम ये कवर करेंगे। और ये किस तरह से एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है, हमारे कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है पीटी मेंस और इंटरव्यू में, ये सब आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज बुलेटिन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द 3 फार्म बिल्स? 3 फार्म बिल्स जो हैं वो कौन से हैं और इनका क्या नाम है? पहला फार्म बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल ऑफ 2020। दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज बिल ऑफ 2020। थर्ड फार्म बिल का नाम है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020। अब हम पूरा डिटेल में देखेंगे ये 3 फार्म बिल क्या है और इसके साथ जुड़े हुए क्या क्या इश्यूज थे, ऑपोजिशन के द्वारा क्या इश्यूज थे, और ये फार्म बिल जो है गवर्नमेंट के द्वारा वापस लिया गया, इससे क्या क्या फायदा होगा किसान को और क्या नहीं होगा। तो ये सब हम डिटेल में कवर करेंगे आज की न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले बात करते हैं पहले फार्म बिल की, जिसका नाम है द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट ऑफ 2020। इसको एपीएमसी बाईपास एक्ट भी कहते हैं। और ये जो एक्ट है क्लॉज 14 के थ्रू आया है एंड इट हैज एन ओवरराइडिंग पावर ओवर द इनकंसिस्टेंट प्रोविजन ऑफ द स्टेट एपीएमसी एक्ट। तो इस अधिनियम खंड 14 के माध्यम से राज्य एपीएमसी अधिनियमों के असंगत प्रावधानों पर एक अधिभावी शक्ति रखता है। क्लोज 3 एंड क्लोज 4 जो है ये किससे रिलेटेड है? ये फार्मर्स को फ्रीडम देता है कि वो एंगेज रहे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड में विच इज रिलेटेड विद एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द सोर्सेज। तो खंड 3 और 4 में किसानों की आजादी के बारे में बताया गया कि वो अंतर राज्य व्यापार में शामिल होने के लिए उनको वहाँ पर आजादी और स्वतंत्रता दी गई है। जो विभिन्न राज्यों से कृषि उत्पादन करते हैं वो इन कानूनों के तहत जो है मार्केट के अंदर भौतिक बाजारों तक ही सीमित नहीं है। यही है एपीएमसी एक्ट कहता है। अकॉर्डिंग टू क्लोज 6 देखते हैं, क्लोज 6 प्रोहिबिट करता है कलेक्शन ऑफ एनी मार्केट फी और सेस अंडर द स्टेट एपीएमसी एक्ट ऑन द ट्रेड ऑफ फार्मर प्रोड्यूस आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज। तो खंड 6 के अनुसार ये बताया गया कि जो एपीएमसी मंडियों के बाहर किसानों की जो भी उपज होगी व्यापार से रिलेटेड, वो राज्य एपीएमसी अधिनियमों के तहत किसी भी बाजार शुल्क या उपकर के संग्रह को प्रतिबंधित नहीं करता है। और ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द गिवन एक्ट। अब क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या समस्याएं हैं पहले वाले बिल के साथ, वो देखते हैं। ऑपोजिशन ने ये बोला है कि अफॉर्म मेंशन जो बेनिफिट्स हैं अंडर दिस एक्ट दीज आर लीड टू द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से यार व्यू आया था और उन्हें ये बोला कि जो ये एक्ट है इट डज नॉट मेंशन द फिक्स्ड एमएसपी, लोकल फार्मर्स माइट नॉट फाइंड एडिक्वेट डिमांड फॉर देयर प्रोड्यूस। सेकेंड ऑपोजिशन की तरफ से बोला गया कि मोस्ट फार्मर्स जो हैं दीज आर द स्मॉल लैंड ओनर्स, और वो जो है उनको ट्रांसपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और वो लार्ज डिस्टेंसेस तक जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं अपनी फसल को या क्रॉप्स को, एंड अल्टीमेटली दे विल बी फोर्स टू सेल, और उन्हें मजबूरी में लोकल मार्केट में ही लोअर प्राइस पे एमएसपी से लोअर प्राइस पे उसको बेचना पड़ेगा। तो ये इश्यूज थे इससे बिल से रिलेटेड जो इतने दिनों से न्यूज में चल रहा है। दूसरा बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विसेज एक्ट ऑफ 2020। इस एक्ट के तहत जो लीगल फ्रेमवर्क है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए इंडिया में वो दिया गया है, जिसमें फार्मर्स जो है वो एंटर कर सकते हैं डायरेक्ट एग्रीमेंट के थ्रू बाइंग और सेलिंग ऑफ देयर प्रोड्यूस एट अ सम प्री डिटरमिन्ड प्राइस लाइक स्पॉन्सर्स की तरह। तो इसमें जो किसान है वो पूर्व निर्धारित कीमतों पर उपज बेचने के लिए या खरीदारी के लिए सीधा समझौता कर सकते हैं, ये बिल में मेंशन है। एंड दे आल्सो प्रोड्यूस लाइक इंडिविजुअल्स, कंपनीज, फर्म और सोसाइटीज के साथ भी वो एग्रीमेंट करके अपनी क्रॉप्स को जो है वो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं।
दूसरा इस बिल में बोला गया कि फार्मिंग एग्रीमेंट जो है ये कवर करेंगे म्यूचुअली एक्सेप्टिंग टर्म्स लाइक फार्मर्स एंड स्पॉन्सर्स, इंक्लूडिंग इसमें सप्लाई को भी कवर किया जाएगा वेरियस रिसोर्सेज की फॉर फार्मिंग, मेथड ऑफ फार्मिंग एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस के लिए। दूसरे बिल से रिलेटेड क्या इश्यूज है न्यूज में, इसमें पहला कंसर्न ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड है विच इज रिलेटेड विद नेगोशिएटिंग पावर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। तो ये इशू चल रहा है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट या अमीर प्रयोजक जरूरी नहीं है कि वो किसानों की उनकी जो उपज है उससे उचित मूल्य का भुगतान करें, क्योंकि किसानों की उचित क्षमता की कमी है इससे रिलेटेड। और दूसरा इशू ये है, इसके अलावा जो पूरा किसान उद्योग पूंजीपतियों के हाथों में आ गया है और देश जो है वो कृषि पारिस्थितिक विविधता को प्रभावित करते हुए अपनी निजी जरूरतों के लिए भूमि और किसानों का शोषण करते हैं। तो ये इशू सेकंड बिल से रिलेटेड कहा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। थर्ड बिल इज एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020। तो ये एक्ट में क्या बताया गया देखते हैं। ये रिस्ट्रिक्ट करेगा जो भी पावर्स है गवर्नमेंट की, किसके लिए, प्रोडक्शन सप्लाई के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ कमोडिटीज जो हैं बाय एडिटिंग एंड रिमूविंग देयर सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक ऑनियन हो गया, पोटैटो, सीरियल, पल्सेस फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एसेंशियल कमोडिटी। तो इस अधिनियम में जो आवश्यक वस्तुओं की सूची है जैसे कि प्याज हो गया, आलू, अनाज या दालें होगी, जैसे कुछ उत्पादकों को संपादित और हटाकर कुछ प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण के लिए सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया जाता है। और जो स्टॉक लिमिट्स हैं उस पे फार्मिंग प्रोड्यूस के ऊपर दीज आर बेस्ड ऑन द प्राइस राइज इन द मार्केट। जो कृषि उपज पर जो स्टॉक की सीमा है बाजार में मूल्य वृद्धि पर आधारित होनी चाहिए, ऐसा इस बिल में कहा गया है। और ये कब इम्पोज होनी चाहिए, दे आर इम्पोज ओनली अगर 100% इंक्रीज होगा रिटेल प्राइस ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में। और दूसरे क्लॉज में क्या कहा गया कि अगर 50% इंक्रीज होगा रिटेल प्राइस ऑफ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स में। तो मोरओवर इसके अलावा क्या है, पिछले 12 महीनों के दौरान जो भी मूल्य जो भी प्राइस रहा है उस पर ही कैलकुलेशन की जाएगी, या फिर पिछले 5 वर्षों में जो भी मींस रिटेल प्राइस रहा है, एवरेज रिटेल प्राइस या उससे भी कम जो है उसके बेसिस पे ही कैलकुलेशन की जाएगी अगर देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइसेस। नाउ व्हाट आर द इश्यूज रिलेटेड विद द थर्ड बिल। तो थर्ड बिल से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं बताई जा रही थी। द चेंजेस इन द रेगुलेशन ऑफ स्टॉक लिमिट were introduced to harness the private sector foreign direct investment in the agriculture industry। तो ऐसा बताया जा रहा था कि तीसरे बिल के वजह से ये जो है प्राइवेट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फायदा पहुंचा रहे हैं। और दूसरा ये इशू इसमें बताया जा रहा था कि जो स्टॉक लिमिट है उसकी रेगुलेशन जो है दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीमेंट। इसके तहत ये बताया जा रहा है जो स्टॉक सीमा विधि नियम है कृषि समझौते के मूल्य श्रृंखला प्रतिभागियों पर लागू नहीं होगा, और यदि उसकी स्टॉक सीमा जो है वो स्थापित क्षमता के भीतर नहीं है, मतलब वो उसकी इंस्टॉल कैपेसिटी में नहीं है, तो ये लागू नहीं किया जाएगा। थर्ड इशू ये बताया जा रहा है कि इससे होर्डिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी, मीन्स जमाखोरी बढ़ जाएगी और गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी कहाँ पर होर्डिंग हो रही है, और ओनरशिप ऑफ स्टॉक से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो तीसरा इशू ये बताया जा रहा था। अब सबसे जरूरी जो न्यूज में बनाव है वो है एपीएमसी। एपीएमसी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है। ये कमेटी जो है दिस इज द मार्केटिंग बोर्ड होते हैं विच आर एस्टेब्लिश बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इनको स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करती है, किस लिए, टू एलिमिनेट द एक्सप्लोटेशन ऑफ द फार्मर्स बाय द इंटरमीडिएट्स। तो जहाँ पर फार्मर्स को फोर्स किया जाता है कि वो अपने प्रोड्यूस को जो है कम प्राइसेस पे बेचें, तो ये चीज जो है एपीएमसी के द्वारा खत्म कर दी जाती है। तो एपीएमसी जो है ये फिजिकल मार्केट्स होती हैं जहाँ पर सेल किया जाता है थ्रू द एक्शन एंड दे आर मेंट टू एश्योर द कि उनको फार्मर्स को वर्दी प्राइस मिले और टाइमली पेमेंट हो जाए फार्मर्स को फॉर देयर प्रोड्यूस। तो एपीएमसी इज गुड फॉर द फार्मर्स। देखते हैं इस लॉ से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और न्यूज में भी बना हुआ है कि इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या लॉज हैं। 7 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर 3 लिस्ट होती हैं जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो लेजिस्लेट करे जो भी सब्जेक्ट है यूनियन लिस्ट के अंदर, और स्टेट के पास लेजिस्लेशन होती है कि वो स्टेट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट को लेजिस्लेट करे। एंड साथ ही कंकरेंट लिस्ट होती है जिसके अंदर 47 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन लेजिस्लेट।
बट इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विल प्रिवेल। तो लॉ जो है पार्लियामेंट का वो प्रिवेल करता है, मीन्स वो प्रभावी रहता है। अब स्टेट लिस्ट में देखते हैं। स्टेट लिस्ट में 8 एंट्रीज हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एंट्री 14 जो है उसके अंदर एग्रीकल्चरल एजुकेशन आती है एंड रिसर्च आता है, पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेज आते हैं। एंट्री 18 के अंदर राइट्स दिए गए हैं ऑन लैंड एंड लैंड टेन्यूर्स, रेंट, ट्रांसफर, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड और एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड। एंट्री 28 के अंदर मार्केट और फेयर से रिलेटेड दिया गया लिस्ट एंड 30 के अंडर एग्रीकल्चरल इंडेटनेस के बारे में बताया गया है। 45 के अंडर लैंड रेवेन्यू, लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में दिया गया है और 46 के अंदर टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम आते हैं। 47 के अंदर एंट्री के अंदर सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज गिवन and in 48 estate duty in respect of agricultural land is given. So these data is very important for the mains examination point of view and इस न्यूज में मैंने सारी रिलेटेड टू पीटी मेंस एंड इंटरव्यू सारी चीजें आपको बता दी है, तो आप इस न्यूज को ध्यान से सुनिए। यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट जो है इट डू नॉट रेफर टू द मैटर्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर गिविंग द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव पावर। तो स्टेट लेजिस्लेचर की यहाँ पर एक्सक्लूसिव पावर दैट इज रिलेटिंग विद द एग्रीकल्चर। अब देखते हैं एंट्री 33 कॉन्करेंट लिस्ट की क्या मेंशन करती है। इट इज रिलेटेड विद द ट्रेड, कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई होती है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक या इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का जो इंडस्ट्री से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो एंट्री 33 में आता है कॉन्करेंट लिस्ट की, जिसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है इन द पब्लिक इंटरेस्ट। फूड स्टफ्स जैसे कि ऑयल सीड, ऑयल, कैटल फोडर, रो, कॉटन, जूट्स, इन सब पे। अब देखते हैं कि ये कहा जाता है कि फूड स्टफ जो होते हैं दीज आर रिलेटेड विद द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड दैट वुड मेक ऑल द स्टेट एक्सक्लूसिव पावर ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर रिडंडेंट। Viewers, in today's news bulletin, I covered everything about the farmers contract bill. ये तीनों फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट बिल क्या है, इनसे रिलेटेड क्या इश्यूज थे और गवर्नमेंट ने इनको क्यों वापस लिया है और ये एग्जाम में किस तरह से इम्पोर्टेंट है और कहाँ से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और साथ ही साथ बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में भी जीएस पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और यूपी पीसीएस का जो मेंस होने जा रहा है जनवरी में वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर करिए, इसको न्यूज की तरह सुनिए, इसको समझिए और अपने क्वेश्चन आंसर राइटिंग में इसको अप्लाई करिए। वी विल मीट सोन विद द न्यू न्यूज इन द न्यूज बुलेटिन ऑफ एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। तब के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। जय हिंद।